हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। हम शिक्षण विधियों की इस श्रृंखला में हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने इन विधियों को क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण किया। आशा करता हूँ कि आप उन कक्षाओं को अच्छे से समझे होंगे और कुछ समझ आया होगा। मैं प्रयास करता हूँ कि जिस तरीके से मैं खुद इन विधियों को कवर करता हूँ उसी तरीके से आपको भी कवर करवाने का प्रयास करूँगा। धीरे धीरे कुछ नए नए टॉपिक आप तक पहुँचाऊँगा, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। तो आज शुरू करते हैं द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ। कुछ विधियाँ हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ ली थी। व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ ली और उसके बाद प्रत्यक्ष विधि भी पिछली कक्षाओं में हमने कवर की और द्विभाषी विधि भी हमने पिछली कक्षाओं में कवर कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय भाषा शिक्षण की संगठनात्मक विधि, जिसके प्रवर्तक हैं जे ब्लूमफील्ड, पेज, ब्लूमफील्ड, मॉन्ज स्पिनर। इस विधि को सेना विधि यानी आर्मी मेथड, श्वेत भाष्य विधि, अनुकरण परिस्मरण विधि और भाषा मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रथम बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सैनिकों को विदेशी भाषा सिखाने के लिए किया गया था। इस विधि से 15 से 20 लोगों के समूह को कम समय में विदेशी भाषा का ज्ञान करवाया जा सकता है। इस विधि में शिक्षक स्वयं या यंत्रों में रिकॉर्ड करके भाषा के कुछ वाक्य प्रस्तुत करता है और भाषा सीखने वाला उन्हें सुनकर याद कर लेता है। यानी ये विधि सेना विधि इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता थी। तो उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कम समय में वहाँ की स्थानीय भाषा वो सैनिक कैसे समझे, तो उसी क्रम में इस विधि को तैयार किया गया और जिसमें यंत्रों में भाषा को रिकॉर्ड कर दिया जाता था और सामने सुनने वाले उसे बार बार सुन के और उसका रिपीटेशन करते थे और सीखने का प्रयास करते थे। ये विधि भाषा का काम चलाऊ ज्ञान करवाने में सहायक है। इस विधि में भाषा सीखने वाला शब्दों के अर्थ न जान करके भी वाक्यों को रट लेता है। यानी इसमें जो भाषा सीखने वाला होता है वो बिना उस शब्द का अर्थ जाने भी सिर्फ वाक्यों को रटता है, तो कम समय में उसे अधिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए इस विधि में भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर भाषा के कौशलों पर अधिक बल दिया जाता है। ये इस विधि द्वारा प्रत्यक्ष विधि के दोषों को बहुत कुछ हद तक दूर किया गया है। इसके गुण हैं, इसमें भाषा वाक्यों के माध्यम से सिखाई जाती है। इस विधि में प्रत्यक्ष विधि की भांति शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अतः ये प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करती है। यानी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करने वाली विधि कौन सी है, तो वो हम संगठनात्मक विधि या संगठनापरक विधि भी कह सकते हैं। ये कम समय में द्वितीय भाषा सीखने की उपयोगी विधि है। इसका दोष है कि इस विधि में भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं करवाया जाता। इस विधि में व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाया जाता है क्योंकि आपको कम समय में वाक्य रटवा दिए जाते हैं, तो वहाँ पर व्याकरण का कोई औचित्य रहता नहीं है और सिर्फ वाक्य रटवाए जाते हैं जो उनके साथ आर्मी सेना जो काम करती है उनके काम आ सके। इसके बाद आती है संरचनात्मक या गठन पद्धति। इसका विकास लंदन विश्वविद्यालय में ब्रिटिश काउंसिल भाषा के विशेषज्ञों द्वारा किया गया। संगठनात्मक पद्धति का सर्वोपयुक्त वैज्ञानिक विकास द्वितीय भाषा शिक्षण की दृष्टि से संरचनात्मक अथवा गठन पद्धति यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच के रूप में प्राप्त होता है। द्वितीय भाषा रूप में अंग्रेजी शिक्षण की यह सर्वोपयुक्त आधुनिक पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति के अनुसार द्वितीय भाषा कौशल सीखने में शब्द ज्ञान की अपेक्षा संरचनात्मक ज्ञान और उस पर अधिकार प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति में मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाता है और कक्षा कक्ष में द्वितीय भाषा का भी यथासंभव प्रयोग किया जाता है। शब्दों का अर्थ एवं सूचनाओं का ज्ञान और अभ्यास उपयुक्त परिस्थिति एवं संदर्भ में ही कराया जाता है। इसके बाद में इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को द्वितीय भाषा अंग्रेजी के समान रचना करने वाले वाक्यों का ज्ञान पहले कराया जाता है। इस विधि में छात्र किसी एक प्रकार के वाक्य की संरचना रूप का अभ्यास करते करते उन्हें बोलने में भी अभ्यस्त हो जाते हैं। इस विधि में द्वितीय भाषा की शिक्षा पूर्ण वाक्यों से शुरू होती है। इस दृष्टि से ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद आती है व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक का अर्थ है अंतर या भेद या तुलना। इस विधि में बालक को दूसरी भाषा तुलनात्मक प्रक्रिया से सिखाई जाती है, यानी दो भाषाओं का आपस में तुलना करके सिखाई जाती है। इस विधि में बालक को दूसरी भाषा सिखाते समय उस भाषा के प्रमुख तत्वों जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य, उच्चारण आदि की तुलना बालक की मातृभाषा के तत्वों से की जाती है। इस विधि में भाषा के कौशल के अर्जन और अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। ये विधि ज्ञात, अज्ञात एवं सरल कठिन शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। इस विधि में दूसरी भाषा तुलनात्मक रूप से सिखाने पर दूसरी भाषा में त्रुटियों की संभावना कम रहती है। ये इस विधि का गुण है।
इस विधि में बालक दूसरी भाषा सरलता से सीख जाता है। ये विश्लेषणात्मक विधि है क्योंकि इस विधि में दोनों भाषाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इसमें व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती। ये विधि विश्लेषण और तुलना पर आधारित है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी नहीं है। ये एक है विश्लेषणात्मक विधि, व्यतिरेक विधि। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। एक संश्लेषणात्मक विधि है, वो कौन सी विधि है आप कमेंट करके बताइएगा। हमने पिछली कक्षा में उसे कवर भी किया था। इसके बाद आती है भाषा यंत्र उपकरण विधि। इस विधि में भाषा का शिक्षण शिक्षक के स्थान पर यंत्रों के माध्यम से करवाया जाता है। इन यंत्रों की 3 श्रेणियाँ हैं, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य उपकरण। इस विधि में शिक्षक द्वारा भाषा के कुछ पाठ विभिन्न यंत्रों में रिकॉर्ड या अभिलिखित किए जाते हैं तथा उन पाठों के माध्यम से बालक भाषा सीखते हैं। यानी एक शिक्षक के द्वारा जो आदर्श भाषा का रूप होता है उसे रिकॉर्ड कर दिया जाता है और फिर उन बच्चों को उस भाषा प्रयोगशाला में बैठाकर एक साथ सभी को वो भाषा सिखाई जाती है। तो इसमें एक शिक्षक हो तो भी ये काम चलो हो सकती है एक पूरी कक्षा के लिए। शिक्षक के पाठों के अतिरिक्त अन्य भाषाई गतिविधियाँ भी इन यंत्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। इस प्रणाली के 4 साधन होते हैं: ग्रामोफोन, भाषा का रिकॉर्ड, वर्णन चित्र और सहायक पुस्तक। इस विधि के गुण: इस विधि में भाषा सीखना सरल, रुचिकर एवं प्रभावी होता है। इससे रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से बालक में शब्दों व वाक्यों को अभिव्यक्त करने की शैली विकसित की जाती है। रेडियो, दूरदर्शन आदि पर समाचार, साक्षात्कार, चर्चा आदि कार्यक्रम को देखकर और सुनकर बालक में उच्चारण, क्रमबद्धता, शब्द चयन, भावविभोरता, अंक संचालन आदि प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। इसका दोष है कि यह वह साध्य विधि है। भाषा शिक्षण में यंत्रों का उपयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद आती है भाषा प्रयोगशाला विधि। इसके परिवर्तक है लॉरेंस एम स्टालूरो। इस विधि में भाषा से संबंधित कुछ उपकरण विशिष्ट निर्देशों के साथ बालकों को दिए जाते हैं। बालक इन उपकरणों की सहायता से अपनी गति और क्षमता के अनुरूप उन पाठों को सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक भाषा के पाठों को उपकरणों में अभिलिखित या रिकॉर्ड कर विद्यार्थियों को देते हैं तथा विद्यार्थी उन पाठों को सही सुनकर अनुकरण से भाषा सीखते हैं। इस विधि में भाषा को सुनने या बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। इस विधि में अधिगम प्रक्रिया के 5 चरण हैं। पहला श्रवण, शिक्षक द्वारा अभिलिखित या रिकॉर्ड पाठ को सुनना। उसके बाद अनुकरण, शिक्षक द्वारा अभिलिखित मूल पाठ के अनुरूप उच्चारण करना एवं स्वयं द्वारा अभिलिखित करना। उसके बाद श्रवण, स्वयं द्वारा अभिलिखित पाठ को सुनना। उसके बाद परीक्षण, शिक्षक द्वारा अभिलिखित एवं स्वयं द्वारा अभिलिखित पाठ की तुलना करना। और उसके बाद पुनरावृत्ति स्वयं द्वारा अशुद्धि संशोधन करना। इसके बाद आती है इस विधि के गुण। ये विधि वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित है, यानी अलग अलग गति से भिन्न गति से सीखने वाले बालक अपनी योग्यता के अनुसार उन यंत्रों का प्रयोग करके और ये भाषा सीख सकते हैं। ये विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि से बालक के उच्चारण में शुद्धता आती है। ये बालक की अशुद्धियों को निवारण तत्काल करती है। इस विधि से बालक में आत्मनिरीक्षण की क्षमता विकसित होती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि से विद्यार्थी की ध्यान केंद्रण क्षमता विकसित होती है। ये विधि विद्यार्थी में तुलना या तर्क करने की क्षमता को विकसित करती है। ये विद्यार्थी में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती है। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके दोष है कि ये अत्यंत खर्चीली विधि है। इससे शिक्षण में अधिक समय व्यय होता है। ये विधि प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी विधि है। तो ये हमने पढ़ी द्वितीय भाषा शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ। और अब हम आगे की कक्षाओं में आधुनिक भाषा शिक्षण की विधियाँ अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इन शिक्षण विधियों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।